हेलो गाइस, एजुकेशनल चैनल नर्सिंग पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं भावना चौधरी और आप सभी जानते हो यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे थे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रिगार्डिंग अपकमिंग एग्ज़ाम। उसी सीरीज को आगे एक्सटेंड करते हुए अपन आज आपके लिए कुछ की पॉइंट्स लेके आए हैं। क्वेश्चन का जो लेवल है वो अपना ईजीएस्ट लेवल है यहाँ पे, ताकि आने वाली जो CHO एंड ESIC एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है जिसमें आपको बेस जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने में मदद करेंगे। तो वीडियो आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन्फ्लामेशन के बारे में। तो फर्स्ट अपने पास में दे रखा है कार्डिनल साइन ऑफ द इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के कार्डिनल साइन क्या क्या होते हैं तो आप सभी जानते हो। इन्फ्लामेशन के साइन होता है अपना फर्स्ट वन इज़ द रेडनेस, सेकंड वन इज़ द वार्मथ या फिर अपन हीट या फिर हॉटनेस से डिनोट कर सकते हैं इसको। थर्ड स्वेलिंग या फिर एडेमा होता है। नेक्स्ट है पेन एंड नेक्स्ट इज़ द लॉस ऑफ फंक्शन। तो क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, कार्डिनल ऑल आर द कार्डिनल साइन ऑफ द इन्फ्लामेशन एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से कौन सा साइन जो है वो इन्फ्लामेशन का साइन नहीं है सिवाय एक के। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसमें आपको 3 ऑप्शन इनमें से मिलेंगे और एक ऑप्शन इनके अलावा मिलेगा। तो आप अच्छे से डिस्कस देख लेना यहाँ पे कि कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन क्या क्या है। रेडनेस, वार्मथ, स्वेलिंग, पेन एंड लॉस ऑफ द फंक्शन। टोटल 5 जो साइन है वो आपको इन्फ्लामेशन की कंडीशन में देखने को मिलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या है अपने पास में क्वेश्चन है इन्फ्लामेशन ऑफ सबकुटेनियस या फिर कनेक्टिव टिश्यूज कॉल्ड एज। जो कनेक्टिव टिश्यूज है इनमें इन्फ्लामेशन होता है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, सेलुलाइटिस। तो सेलुलाइटिस क्या होगा, इन्फ्लामेशन इन द कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट वन, change the client position every 2 hours is the best key for prevention of the pressure ulcer। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बेड सोर या प्रेशर अल्सर या डेकुबिटस अल्सर एक ही बात है को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्लाइंट की पोजीशन है वो कितनी देर में चेंज करनी है। तो एवरी 2 आवर्ली अपने को एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर वहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन चेंज करनी है ताकि अपन प्रेशर सोर को प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट अपना है गैंग्रीन के रिगार्डिंग। तो गैंग्रीन क्या होता है, इट इज़ एन टाइप ऑफ टिश्यू डेथ ड्यू टू द लैक ऑफ ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन सप्लाई। गैंग्रीन एक कंडीशन होती है जहाँ पे जो टिश्यूज़ हैं वो डाई हो जाते हैं बिकॉज वहाँ पे जो ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई है वो डिमिनिश या रिड्यूस होने की वजह से। क्लियर। जनरलाइज एडिमा इज कोल्ड। क्वेश्चन में क्या है, जनरलाइज एडिमा इज कोल्ड, तो ये होता है एना शार का। फर्स्टली अपन डिस्कस करें एडिमा के बारे में। तो एडिमा के बारे में आप सभी जानते हो, एडिमा क्या होता है, जो अपना इंटरस्टिशियल जो स्पेस है वहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन होता है। लेकिन अगर ऑल ओवर द बॉडी एडिमा होता है तो उस कंडीशन को अपन एनासार का बोलते हैं। एक टर्म और आती है यहाँ पे एसाइटिस। वो कंडीशन कौन सी होती है, जब जो पेरिटोनियल स्पेस है आपका वहाँ पे अगर फ्लूइड कलेक्शन होगा एक्सेस तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एसाइटिस। नेक्स्ट क्या है अपने पास में, जनरलाइज्ड टिश्यू इज सॉफ्ट पिंक फ्लेशी प्रोजेक्शन कंसिस्ट ऑफ कैपिलरी सराउंडिंग बाय फाइब्रस कोलेजन। ग्रेनुलेशन टिश्यू इज द प्रोसेस ऑफ वुंड हीलिंग। कुल मिला के इतना सा बोला गया है कि जो ग्रेनुलेशन ऑफ टिश्यू यहाँ पे जहाँ पे स्टार्ट हो जाता है तो वो एक वुंड हीलिंग की प्रोसेस होती है, जहाँ पे अपने को क्या नोटिस करना होता है, जो फाइब्रस कोलेजन फाइबर जो होते हैं उनका फॉर्मेशन किसके साथ, जो कैपिलरीज है उनके साथ में। न्यू कैपिलरीज जो वुंड सरफेस है उसके सराउंडिंग डेवलप होती है। कैपिलरी डेवलप होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज होगी और वहाँ पे जो टिश्यू है वहाँ पे हीलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्या है अपने पास में, विच इम्यूनिटी विल बी इंक्रीज व्हेन एलर्जिक रिएक्शन विल बी हैपन। जब एलर्जिक रिएक्शन होती है तो उस कंडीशन में इनमें से कौन सी जो इम्यूनिटी है वो इंक्रीज होती है। तो हमेशा जो
अपनी IgE है वो इंक्रीज होती है जब भी एलर्जिक रिएक्शन अराइज होती है। टोटल अपने पास में जो इम्यूनोग्लोबिन्स है वो कितनी होगी, 5 होगी। सबसे पहले IgA, IgE, IgG, IgM, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन में अपने पास में था कि जब एलर्जिक रिएक्शन होगी तो उस कंडीशन में कौन सी जो इम्यूनोग्लोबिन या फिर इम्यूनिटी जो है वो अपना इफेक्ट शो करेगी, तो वो IgE होती है। इम्यूनोग्लोबिन से नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो अपनी बॉडी फ्लूइड्स है उनमें कौन सी इम्यूनोग्लोबिन होती है, तो IgE जो है वो अपनी बॉडी फ्लूइड जैसे कि स्वेट एंड सलाइवा है उनमें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी बोन इन ह्यूमन बॉडी और स्केलेटन। तो ये आप सभी जानते हो 206 टोटल बोन जो है वो अपने स्केलेटल सिस्टम में प्रेजेंट होती है। बट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ एंड ड्यूरिंग द अर्ली लाइफ, अब जो स्केलेटन है उसमें टोटल जो बोन होती है उनकी नंबर जो अप्रोक्सीमेटली है वो 300 यानी अप्रोक्सीमेटली 300 जो बोन है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है, हाउ मच बोन इन द एक्सियल स्केलेटन। ये क्वेश्चन जो है वो अभी राजस्थान CHO के एग्ज़ाम में आया था और उससे पहले जो एम्स का एग्ज़ाम हुआ था, एम्स पटना का फरवरी में, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनमें बोन कितनी प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरह के इजी क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो हाउ मनी बोन इन द एक्सियल स्केलेटन, तो टोटल एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 80 बोन जो होती है वो क्या प्रेजेंट होती है, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आपकी प्रेजेंट होती है। सेकंड जो है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, एक्सियल यानी जो ट्रंकल है उसमें जो प्रेजेंट होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सियल, जो सेंट्रली प्रेजेंट होता है। और अपेंडिकुलर अपन किसको बोलते हैं, जो अपनी एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं उनके लिए अपन अपेंडिकुलर काम में लेते हैं। तो अपेंडिकुलर में टोटल बोन जो है वो कितनी होगी, 126, टोटल 126 बोन जो होती है वो प्रेजेंट होती है अपेंडिकुलर में। क्लियर। टोटल बोन 206 थी यानी 206 बोन थी, जिसमें से 80 बोन जो है वो किस में होती है, एक्सियल स्केलेटल में, एंड 126 बोन किस में होगी, अपेंडिकुलर में। क्लियर। इफ बोन इज ब्रोकन कंप्लीटली इनटू द 2 सेपरेट पार्ट, इट इज विच टाइप ऑफ फ्रैक्चर। जब बोन है वो कम्प्लीटली 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, तो इस टाइप के फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं, तो ये है आपका कंप्लीट फ्रैक्चर। नेक्स्ट है, इफ बोन इज ब्रोकन इन सेवरल स्मॉल पार्ट, इट इज विच टाइप ऑफ फ्रैक्चर। जब बोन है वो सेवरल पार्ट या फ्रेगमेंट या फिर पीसेज में डिवाइड होती है तो उस फ्रैक्चर को अपन बोलते हैं कम्युनिटेड फ्रैक्चर। क्लियर। नेक्स्ट फ्रैक्चर अपने से ही क्वेश्चन है, इफ वन साइड ऑफ बोन इज ब्रोकन एंड अनदर साइड इज ओनली बेड, इज विच टाइप ऑफ फ्रैक्चर। जब फ्रैक्चर होता है उस कंडीशन में एक साइड की जो बोन है वो तो बेंड होती है, बट दूसरी साइड की क्या होती है, बोन होती है वो ब्रोकन होती है। टोटली जो बोन होती है वो सेपरेट नहीं होती है, एक साइड से सेपरेट हो सकती है बट दूसरी साइड से वो अटैच होती है बट बेंड होती है। तो उस फ्रैक्चर को आप क्या बोलोगे, तो वो फ्रैक्चर होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, अगर अपन जो ग्रीन स्टिक है यानी जो गीली लकड़ी है उसको अपन तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो टूटती नहीं है बट वो बेंड हो जाती है। उसी प्रकार अगर बोन भी ग्रीन स्टिक की तरह बैंड होती है, एक साइड से वो टूट जाती है बट जिस साइड अपन उसको तोड़ रहे हैं उस साइड से वो सिर्फ बैंड होगी, वहाँ से कम्प्लीटली सेपरेट नहीं होगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। और जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है मेनली जो चाइल्ड होते हैं उनमें देखने को मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो फ्रैक्चर प्रेजेंट होता है कॉमनली चिल्ड्रेन में वो कौन सा होता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ही प्रेजेंट होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैक्चर ऑफ द डिस्टल रेडियस इज कॉल्ड।
डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर है, उस कंडीशन को या फिर उस फ्रैक्चर को क्या बोला जाता है? कुलेस फ्रैक्चर। कुलेस फ्रैक्चर होता है डिस्टल जो रेडियस है उसका फ्रैक्चर। डिस्टल कैसे? दो पार्ट होते हैं, वन इज प्रोक्सिमल एंड अनदर इज डिस्टल। प्रोक्सिमल कौन सा होगा? जो अपनी बॉडी के नियरेस्ट होता है, और डिस्टल यानी फारदेस्ट, यानी कि जो रेडियस है उसका नियरेस्ट कौन सा होगा? जो एल्बो की साइड में प्रेजेंट होगा। और फारदेस्ट या फिर डिस्टल कौन सा होगा? जो कि आपके रिस्ट की साइड प्रेजेंट होता है। तो कुलिस फ्रैक्चर में क्या होगा? जो रिस्ट की साइड में जो अल्ना है, रेडियस है, वो किससे कनेक्ट होती है? आपकी जो कार्पल बोन होती है उनसे कनेक्ट होती है, और वहाँ पे क्या होता है? फ्रैक्चर होता है। तो उस कंडीशन को कुलिस फ्रैक्चर बोला जाता है। क्लियर? आपको ध्यान में रखना है डिस्टल और प्रोक्सिमल दोनों टर्म को। नेक्स्ट है कार्पोपेडल स्पाज्म और ट्राउजिसाइन इज सीन इन विच कंडीशन? कार्पोपेडल स्पाज्म या ट्राउजिसाइन आपको कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? तो हाइपोकैल्सीमिया एक कंडीशन होती है जहाँ पे कैल्शियम का लेवल जो होता है वो नॉर्मल रेंज से बिलो होगा। नॉर्मल 8 to 10 अपन मान के चलते हैं। अगर डेफिशिएंसी है कैल्शियम की, उस वजह से आपको कार्पोपेडल स्पाज्म या ट्राउजिसाइन देखने को मिलता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है? जब भी आप बीपी कफ अप्लाई करते हो, और बीपी कफ जब अप्लाई करते हो जब बीपी लेने के लिए, और उस कंडीशन में अगर आप उसको इन्फ्लेट करते हो, तो जो पेशेंट है अगर उसको हाइपोकैल्सीमिया है तो उस कंडीशन में उसके जो कार्पल्स हैं वो स्पाज्म करेंगे और वहाँ पे आपको ट्विस्टिंग देखने को मिलेगी, जिसको आप ट्राउजिसाइन या कार्पोपेडल स्पाज्म के नाम से जानते हो। एक और साइन जो हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में देखने को मिलता है वो क्या होता है? सियोस्टिक साइन। सियोस्टिक साइन में अपन अगर चिप पे टेपिंग करते हैं तो आपको ट्विस्टिंग ऑफ द फेशियल मसल्स देखने को मिलती है, तो वो भी एक साइन होता है हाइपोकैल्सीमिया का। क्लियर? नेक्स्ट अपने पास में क्या है? टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्राज इन ह्यूमन बॉडी। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्राज अपने पास में कितनी होती है? 33। आप कंफ्यूज होते हो वर्टिब्राज एंड नर्व। नर्व जो होती है वो 31 होती है, बट वर्टिब्रा 33 होती है। कैसे? सबसे पहले अपन बात करें तो जो सर्वाइकल होती है आपके पास में 7 होती है, देन थोरेक्सिक 12 है, नेक्स्ट अपने पास में आएगी लंबार 5, नेक्स्ट सेक्रल 5 एंड नेक्स्ट कॉक्सिजियल जिसमें 4 फ्यूज्ड होती है। तो टोटल जो आपके पास में वर्टिब्रा कितनी होगी? यहाँ पे 7 + 12 + 5 + 5 + 4 टोटल 33 होंगी। क्लियर? बट अगर स्पाइनल नर्व की बात करें तो 31 पेयर जो है वो स्पाइनल नर्व के होते हैं, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है कार्पल टनल सिंड्रोम इज कोज बाय कंप्रेशन ऑफ। कार्पल टनल सिंड्रोम में कौन सी जो नर्व है कंप्रेशन है उसकी वजह से देखने को मिलेगा? तो ये आपको जो मीडियन नर्व है उसमें कंप्रेशन की वजह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फुट ड्रॉप इज कोज बाय इंजरी इन विच नर्व। तो फुट ड्रॉप जो है वो आपको जो पेरोनियल नर्व है उसमें इंजरी की वजह से देखने को मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ स्टमक। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। अप्रोक्सीमेटली 1.5 लीटर जो कैपेसिटी है वो स्टमक की प्रेजेंट होती है। विच सेल ऑफ द स्टमक सिक्रीट द एचसीएल एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर के लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है? तो वो होती है आपकी पेराइटल सेल। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एचसीएल का सिक्रेशन कौन सी सेल के थ्रू किया जाता है। तो आपको या तो ऑप्शन में पेराइटल सेल देगा एग्जामिनर, या फिर आपको नेक्स्ट क्या दे सकता है? जाइमेटिक सेल भी दे सकता है। ठीक है, क्योंकि जो पेराइटल सेल है उसी का जो अनोदर नेम है वो ऑजेंटिक सेल और डोलोमॉर्फस सेल भी होता है। तो आपको पेराइटल देख के पूछा जा सकता है, ऑजेंटिक देख के पूछा जा सकता है, या फिर डेलोमॉर्फस सेल देख के पूछा जा सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पेराइटल सेल का ही अनोदर नाम क्या होता है? ऑजेंटिक सेल एंड डेलोमॉर्फस सेल। गैस्ट्रिक चीफ सेल सिक्रेट आल्सो कॉल्ड जाइमोजेनी सेल एंड
पेप्टिक सेल। क्या पूछा गया, जो गैस्ट्रिक चिप सेल है उसको आप क्या बोलते हो, जाइमोजेनिक सेल या फिर पेप्टिक सेल, जो कि सिक्रेट करती है पेप्सिनोजन, और पेप्सिनोजन रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। तो सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आप प्रोटीन के डाइजेशन के लिए कौन सा जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसके लिए क्या होता है, पेप्सिनोजन, सॉरी, कौन सा जो एंजाइम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो पेप्सिनोजन जो है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है, जो सिक्रेट किया जाता है किसके थ्रू, जो गैस्ट्रिक सेल है, पेप्टिक सेल, उनके थ्रू। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक फैक्टर इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ। इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, एनीमिया देखने को मिलता है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो मेनली किसका एब्जॉर्प्शन करती हैं, विटामिन B12 का। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी है तो उस कंडीशन में आपको लाइफ लॉन्ग जो पेशेंट है उसको एडमिनिस्टर करना होता है विटामिन B12 है, क्योंकि अगर आप विटामिन B12 नहीं दोगे तो उस कंडीशन में तो एनीमिया हो जाएगा। अगर अपन डाइटरी मॉडिफाइड करेंगे, डाइट के थ्रू B12 देंगे तो वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं हो तो B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और उस वजह से एनीमिया देखने को मिलेगा। इसीलिए अगर इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी है किसी में तो उसको B12 जो है वो लाइफ लॉन्ग आपको एडमिनिस्टर करना होता है। नेक्स्ट है टर्म डिस्फेजिया, इजी टर्म है यहाँ पे। डिस्फेजिया का मतलब क्या होता है, क्लाइंट है उसको डिफ़िकल्टी होती है स्वेलिंग। फेजिया मीन्स रिलेटेड टू स्वेलिंग एंड डिस यानी डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग के लिए टर्म काम में ली जाती है वो है डिस्फेजिया। नेक्स्ट है डिस्फासिया। डिस्फासिया में क्या होता है, डिफ़िकल्टी इन द स्पीकिंग। स्पीकिंग डिफ़िकल्टी किस में देखने को मिलेगी, सॉरी, डिस्फासिया। ओके, डिस्फासिया होगा जिसमें डिफ़िकल्टी इन द स्पीकिंग। नेक्स्ट टर्म अपने पास में क्या है, ओडिनोफेजिया। ओडिनोफेजिया में, फेजिया तो आप जानते हो रिलेटेड टू द स्वेलिंग है, ओडिनो मीन्स पेनफुल स्वेलिंग जहाँ पे देखने को मिलेगी उसको टर्म क्या दी है, ओडिनोफेजिया। क्लियर। नेक्स्ट टर्म है डिस्पेप्सिया, जो कि इनडाइजेशन से रिलेटेड है, जहाँ पे डाइजेशन में प्रॉब्लम है या फिर इनडाइजेशन की कंडीशन है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्पेप्सिया। तो टोटल डिस्फाजिया, डिस्पेप्सिया, ओडिनोफेजिया एंड डिस्फेजिया 4 टर्म है यहाँ पे। आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि एग्जीक्यूशन आते हैं, सारे जो ऑप्शन आपके सामने होंगे तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये थे अपने कुछ की फैक्टर। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी क्लास। अगर आपको ऐसी क्लास और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू।